नमस्कार दोस्तों, कथाओं के इस कोश में से आज मैं लाई हूँ प्रसिद्ध लेखिका उषा भटनागर द्वारा लिखी कहानी स्पीड ब्रेकर। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है कहानी स्पीड ब्रेकर। बाय बाय, सी यू। कार की खिड़की से झांकते हुए अमिता ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। रजत ने चाबी घुमाई, कार स्टार्ट की और अपनी ओर की खिड़की के कांच ऊपर कर दिए। कार के थोड़ा आगे बढ़ते ही मुस्कुराती हुई मिसेज मित्रा ओझल हो गई। कार के बिल्डिंग के पोर्टिको से निकलते ही अमिता ने भी शीशे ऊपर कर दिए और रजत के हाथ बढ़ाने से पहले ही एसी का स्विच ऑन कर दिया। ओह माँ, कितनी गर्मी है, उमस के मारे बुरा हाल है, जाने कब पानी बरसेगा। हाथ उठाकर अमिता ने अपने खुले बालों को लपेट दिया और जूड़े की शेप में ऊपर उठा दिया। कानों में झूलते लंबे बुंदे उसकी गोरी गर्दन को निर्विघ्न चूमने लगे। चेहरे पर और भी निखार आ गया। पीछे मुड़कर देखा, दोनों बच्चे कब के सो गए थे। ऐसी पार्टी में उन्हें लाना नहीं था। ज़्यादातर वह उन्हें घर पर मम्मी पापा के संरक्षण में आया के साथ ही छोड़ आती है, पर आज खास तौर से मिसेज मित्रा ने अनुरोध किया था। उनके हम उम्र बच्चे ऐसी पार्टी में अपने कमरे में कैद या बोर हो जाते हैं। दूरी इतनी है कि मिलना कभी कभी ही हो पाता है, तो साथ ले आए थे। पर अब रात के 2:30 बजने को आ रहे हैं। 1 बजे तो खाना ही सर्व हुआ था। बस गनीमत है कि बच्चों को पहले खाना खिलाकर मित्रा के बच्चों के कमरे में उन्हीं के साथ सुला दिया था मित्रा की आया ने। 2 घंटे को ही सही उनकी भी आउटिंग हो गई थी। दोनों गहरी नींद में एक दूसरे से उल्टे लिपटे सो रहे थे। शुक्र है कल इतवार है, सुबह की स्कूल की हबड़-दबड़ नहीं। कार घूमकर हाईवे पर आ गई थी। सीधी सड़क सपाट सामने खुली थी। अमिता ने कनखियों से रजत को देखा। रजत का चेहरा उल्लास से दमक रहा था, हल्की रोशनी में भी। अमिता लेडीज़ ग्रुप में बनी रही थी, पर दूसरे ग्रुप में चलते कॉन्फ्रेंस में उसका पूरा ध्यान लगा हुआ था। खाना खाते हुए उड़ते हुए वाक्य उसने सुने थे, अब विस्तार से जानने को वह बेताब थी। कहो, क्या रहा फिर? रजत ने स्टीयरिंग से बायां हाथ हटाकर धीरे से अमिता की गोद में पड़े उसके हाथ को दबाया। होठों पर हल्की सी हंसी थी। बस श्री गणेश होगा। सच सच मीटिंग इतनी सफल होगी इतना उसने सोचा भी नहीं था। बरसों से वह इस प्रसिद्ध जूता कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर रहा था। नए आइडियाज़ लेने विदेशों में घूमता रहा है, कभी इटली तो कभी कोरिया। और वहीं उसने GU सिंथेटिक लेदर जूतों के अपर पोर्शन पर पूरी रिसर्च कर डाली थी। अभी तक भारत में यह ज़्यादा नहीं आया है। कब से वह दूसरों के लिए मर खप रहा है। सॉरी, नो हाउ जानता है, तो क्यों नहीं अपने लिए इस बढ़ती महंगाई के युग में अपना कुछ डाले। पर लागत, सिर्फ ज्ञान ही तो अकेला काम नहीं आता। कोई 1000 या लाखों की बात तो है नहीं, यहाँ तो करोड़ों का हिसाब बैठाना है। काफ़ी दिन से वह अग्रवाल और मित्रा को यह समझा रहा था। सीधे सीधे कहा जाए तो सब्ज बाग दिखा रहा था और वे शीशे में उतरने लगे थे। गुप्ता की अपनी अच्छी बिजनेस है, वह भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। करोड़ों की आसामी है। तो आज मित्रा के घर मीटिंग थी, सभी परिवार सहित आए थे। बीवी बच्चे अलग मित्रता गाड़ी करते रहे और ये चारों कमरा बंद करके अपने प्रोजेक्ट पर विचार करने में बिजी रहे। मुख्य मुद्दों पर सभी राजी हो गए हैं। अब शीघ्र ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करके बैंक में प्रस्तुत करनी होगी लोन के लिए। पार्टनरशिप बनेगी और सब शेयर होल्डर बराबर के होंगे। सिर्फ रजत के, जो पूंजी कम लगाकर भी अपने आइडिया और जानकारी के बूते पर ज़्यादा परसेंटेज का हकदार होगा। पार्टी में पी थी हल्की सी, काम की बातें जो करनी थी, पर लगता है मन माफिक बात हो जाने पर सरूर उसका अब रंग ला रहा है। आँखों के ये डोरे शराब और मस्ती से नहीं, अपनी सफलता और सपनों के साकार होने के प्रथम चरण की खुशी पर खींचे थे। गहराती रात में हाईवे पर कार तेज़ी से भागी जा रही थी। हल्के से गीत की धुन एयर कंडीशन कार में फैली हुई थी। पीछे की सीट पर दोनों बच्चे गुड़ी मुड़ी होकर सो रहे थे। अपना दुपट्टा उतारकर अमिता ने उन पर उड़ा दिया। सेंट्रो कार में भी क्या मुसीबत है। अब देखो ना, जी कर रहा है अमिता को पास खींच ले, उसके गले में बाहें डाल दे, वह अपना सिर उसके कंधे पर टिका दे और बस कार ऐसे ही भागती रहे। पर कहाँ हो पाता है इस कार में ऐसा। दोनों की सीट अलग अलग है, अपने दायरे में बंधी, और बीच में गियर ब्रेक सभी तो फंसे हैं।
चाहकर भी अमिता को पास नहीं खींच सकता अपने, बस हाथ से छूकर ही संतोष देना है। कब तक शुरू हो पाएगा? अरे अभी तो बहुत वक्त लगेगा। पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करनी होगी, बैंक को देनी होगी, पार्टनरशिप के पेपर्स तैयार होंगे, जगह देखेंगे, मशीनें बुक होंगी। जर्मनी से आते आते भी वक्त लगेगा, साल 6 महीने तो लग ही जाएंगे, कितनी भी जल्दी करो तो भी। बस आज तो सब इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से राजी हो गए हैं, एक साथ काम करने को और पैसा लगाने को। बस एक बहुत बड़ा किला फतेह हुआ समझो। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अमिता ने खुशी में छलकते हुए अपनी दोनों उंगलियों को क्रॉस करते हुए कहा। आमीन, रजत हंसा और कार की स्पीड बढ़ा दी। हाईवे हो, रात हो, सड़क खुली और सामने निस्पंद लेटी हो, प्रिय साथ हो और साथ ही जीत का खुमार, तो तेज गति का मजा ही दूसरा है। सामने होंडा भागी जा रही थी। रजत की कार की रोशनी में उसका हल्का सलेटी रंग चमक गया। बस फिर हम भी ऐसी ही गाड़ी में घूमेंगे, अमिता ने हुलस कर कहा। पगली, सपने सपने सभी पूरे होंगे, इससे अच्छी लेंगे। बढ़िया घर, बढ़िया कार। अमिता की आंखों में अभी ट्रैवल एंड लिविंग टीवी के हाइप लाइफ प्रोग्राम में देखा घर घूम गया। सच क्या सजा था, कितने बढ़िया सोफे, पेंटिंग्स, एंटीक्स, क्या नहीं था। इतना तो क्या हो पाएगा, पर बस घर बड़ा तो जल्दी ही लेना होगा। 1 साल में सुदीप भी वापस आ जाएगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक कमरा तो उन्हें भी चाहिए ही। सुदीप की छुट्टियां कब होंगी क्या पता, अभी तो उसकी कोई छुट्टियां होंगी नहीं। वैसे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे नहीं होती कि बस छुट्टी हुई और घर भाग लो। भले ही पूना कितना पास हो, डटकर पढ़ाई करनी पड़ती है। चलो, सुदीप को तुम्हारी तरह नौकरी की तलाश नहीं करनी होगी, बस घर के 2 इंजीनियर लगेंगे तो कंपनी अपनी ही समझो, हुलसकर अमिता ने कहा। सुदीप उसका लाडला देवर है, पूना में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। घर में उसकी याद अमिता को ज़्यादा बेचैन बनाए रखती है। हम उम्र देवर, वह भी ऐसा खिलंदड़ी मजाकिया कि हर वक्त उठते बैठते हंसी के फव्वारे छूटते रहते हैं जब भी वह घर में होता है। अब घर उसके बिना एकदम खाली लगता है। रजत दिन भर ऑफिस में, मम्मी पापा दिन भर अपने कमरे में। बस सुदीप यहाँ आता तो देवर भाभी साथ साथ टीवी देखते, हर घटना और पात्र की बखिया उधेड़ते और छोटी सी घटना या वाकया नया रंग ले आती। सारे वक्त घर खिलखिलाहट से गूंजता रहता था। रसोई में नई नई बनती डिशेज की खुशबुओं से महकता रहता। हॉस्टल में रहते खाने के शौकीन देवर को थोड़े ही समय में ही क्या कुछ न खिला दूं के चक्कर में अमिता कभी दोस्तों के फ़ोन खड़खड़ाती या कभी किताबों की शरण में जाती। जब से छुट्टी पूरी करके गया है, घर में दिन में भी सन्नाटा छाया रहता है। बच्चे दोनों छोटे हैं, स्कूल से आकर सो जाते हैं। अमिता को दिन में नींद नहीं आती, पर्दे खींचकर अंधेरा करके बच्चों को सुला देती है, पर खुद को या तो टीवी में या किताबों में गुम रखती है। इसी से उसे सुदीप के जाते ही उसके आने की आस लग जाती है। एक बड़ी नंद है, बड़े बड़े बच्चे हैं, उनसे उनका आदर का रिश्ता बना हुआ है। फिर वे आ ही कितना जाती हैं अपनी गृहस्थी के जंजाल से निकलकर, साल भर में कभी 10-12 दिन को। तो यह वक्त अमिता का रसोई में ही ज़्यादा गुजरता है, उन्हें नया कुछ बनाकर खिलाने के उत्साह में। दीदी भी मम्मी पापा के साथ बनी रहती हैं, उन्हें भी यही दिन फुर्सत के मिल पाते हैं। आंखों में नींद की खुमारी आनी चाहिए थी, पर आज दोनों ही जगे हुए अपने सपनों में खोए थे। रजत हिसाब लगा रहा था, 1 साल भी लग गया प्रोडक्शन चालू होने में, तो भी घर में आने लगेगा। बैंक, लोन और जॉइंट वेंचर का यही तो लाभ होता है। कार स्टीरियो पर स्वर गूंज रहा था, मुकाबला मुकाबला ओ लैला। रजत साथ में धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। सामने की होंडा तेजी से निर्विरोध भागी जा रही थी। रजत ने आदतन सीधे हाथ से बालों पर हाथ फेरा, अमिता को देखा और वापस स्टीयरिंग पकड़ते हुए मुस्कुराकर बाएं हाथ से उसके हाथ को दबाकर कहा, कहो लैला, मुकाबला हो जाए। तत् कहाँ हमारी छोटी सी बिद्दी सी कार उसके आगे, अमिता ने चिढ़ाया। देखते हैं। और जोश में रजत ने एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। हॉर्न देते हुए वह बाएं से निकलना नहीं चाहता था। सामने की होंडा लहराई जैसे झुककर उसे सलामी देते हुए रास्ता दे रही हो। सीधे जाते जाते एकदम बाईं ओर हो गई। उसके आगे की कार भी यह हरकत कर चुकी थी और सपाट भागी जा रही थी। सामने मैदान खाली था। रजत ने एक्सीलेटर पर प्रेशर और बढ़ाया। लगता है दोनों कारों के चालक उसकी आज की मन स्थिति से परिचित हैं कि उसका मन कितना उछाले ले रहा है। वो रास्ता दे रहे हैं, पर तभी उसे कुछ गिरता दिखा। तेजी से होंडा के पीछे भाग से टकराता हुआ। रात के घने अंधेरे में सड़क की रोशनी हल्की सी चांदनी दे रही थी, उसमें से नीला रंग चमकते हुए गिरा।
एक क्षण में ही सब कुछ होता चला गया। जब तक रजत चेतता, एक्सीलेटर से पांव हटाकर ब्रेक पर रखकर जोरों से दबाता जाता, उसे बचाने को कार को दाईं ओर काटता हुआ कि वह उसके ऊपर से गुजर चुका था। लगा था जैसे सड़क पर किसी ने स्पीड ब्रेकर खींच दिया हो। गाड़ी ऊपर हुई और फिर नीचे उतरकर हड़बड़ाई, फिर अबाध गति से भागती गई। अमिता की चीख निकल गई, ओह शिट! ठंडी कार में रजत के हाथ कांपने लगे। अमिता पीछे मुड़कर देखने की कोशिश में जल्दी जल्दी खिड़की का कांच उतारने लगी थी। अचानक ब्रेक लगने से कार की गति धीमी होकर कार रुकने लगी थी किरकिराकर। तभी अचानक ही ब्रेक से पांव हटाकर एक्सीलेटर को जोरों से दबाते हुए रजत ने स्पीड तेज कर दी। हाथ बढ़ाकर म्यूजिक, रोशनी, हेडलाइट सभी बंद कर दिए। लगा सड़क पर एक काला अंधा भूत भागा जा रहा हो। वह तेजी से दोनों कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे और आगे बढ़ता गया। अमिता अस्फुट स्वर में चिल्ला रही थी, रोको रोको, क्या कर रहे हो? ठंडी कार में रजत पसीने से नहा गया था। अमिता, पता है कार रुकते ही क्या होगा? टक्कर होंडा से लगी है। गिरा उससे है, पर मैं ऊपर से गुजरा हूँ। कार रोकते ही सारे झोपड़पट्टी वाले पहले आकर मुझे घेर लेंगे। अकेला होता तो रोक लेता, पर आधी रात, ऊपर से तुम और बच्चे साथ में हैं। किससे किसको बचाऊंगा? और पुलिस पता है मानेगी क्या? उसने स्पीड और तेज कर ली थी, जैसे वह गिरा हुआ शायद हाथ बढ़ाकर उसकी कार को अपनी मुट्ठी में लेकर पीस देगा। तुम पीछे देखो, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा? हद बुद्धि से अमिता पीछे देखने लगी। पर रजत, जिसे चोट लगी है उसकी तो सोचो। रजत बेहद घबराया था। उसकी सोचूं या अपनी? तुम्हें पुलिस नहीं पता है, बिना कसूर किए सताती है। अभी पेपर में पढ़ा था, एक आदमी ने जो सिर्फ वाक़ये पर मौजूद था खबर दी थी और उसे ही पकड़कर 3rd डिग्री कर दी कि उसे और भी पता होगा। वह पूरा हाल नहीं बता रहा। पुलिस के साथ कौन इन्वॉल्व होना चाहता है? किसी भी हादसे की सूचना देनी हो तो एनोनिम्स कॉल करके फ़र्ज अदा कर देते हैं, इसी डर से कि पुलिस को जो मुर्गा मिलता है उसी को धुन कर रख देती है। हजारों सवाल पूछेगी, स्पीड में क्यों थे? पहले तो बंद कर देगी, फिर जाने क्या क्या ना करें। उसकी आंखों में पिक्चरों में दिखाए लॉकअप रूम में होते 3rd डिग्री के अत्याचार चलचित्र की तरह घूम गए। बस तुम पीछे देखती रहो। वह बेहद घबराया हुआ था। चौराहा आते ही उसने कार बाईं ओर मोड़ ली और फिर जिधर उसे जो भी मोड़ मिला वह कार कभी सीधे तो कभी बाएं घुमाता गया और अंधेरी सुनसान अनजान सड़कों पर कार व अपने को खोता गया। अमिता ने पीछे देखना छोड़ दिया था। घबरा वह भी गई थी, पर होश पर उसे काबू था। झूलते हुए ईयरिंग उतार कर पर्स में डाल लिए। उसकी आंखों में बस वह नीली कमीज का लहराना, गिरना और फिर कार का ऊपर होना और नीचे उतरकर भागना घूम रहा था। रजत, मुंबई की पुलिस है, कोई छोटी जगह की नहीं। उसने रजत के घबराते दिल को समझाने की कोशिश की। ये पुलिस वाले कहीं के हों, एक ही थैली के होते हैं। इन्हें क्या बचाना होता है? ये तो हमें लूटने के लिए पुलिस में भर्ती होते हैं। याद है अभी के दंगों में क्या हुआ था? सब भूल गई क्या? तुम्ही ने तो फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था जब सामने की दुकान लूट रही थी कि आओ रोको, तो क्या जवाब मिला था? अमिता को याद है, अक्षरशः याद है। आपकी दुकान है? सवाल पूछा गया था। नहीं बताने पर निश्चिंत उत्तर वहाँ से आया था। तो फिर क्यों परेशान है? फुर्सत होते ही हम आ जाएंगे। आज वही तो रजत दोहरा रहा है, अपना अनुभव और रोज़ के अखबारों में निर्दोषों पर होते पुलिस के कारनामों को। यहाँ तो वह ऊपर से गुजरा भी है। उसकी छाती कितनी तेज़ी से धड़क रही है। एकदम बंद कार में सफोकेशन हो रहा है। अमिता क्या समझ नहीं पा रही? वह भी तो गुजरी है, उसने भी अनुभव किया है, पर स्टीयरिंग तो रजत के हाथ में था। उसने तभी स्पीड नहीं बढ़ाई होती तो गाड़ी शायद उसके पास तक आकर रुक जाती। तब शायद वह भी लहराकर उसे बचा सकता था। पर इतनी रात में किसे ख्वाब आएगा कि कोई हाईवे पर यूं घूमने निकला होगा? कमबख्त, देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, पीते रहेंगे और गाहे बगाहे आधी रात को उठकर चल देंगे, जैसे उनके बाप का घर हो, सड़क ना हो। बस सब उनके आगे झुक झुक कर सलामी देते हुए रास्ता छोड़ते जाएं। अब जाने क्या होगा? किसी ने कार का नंबर देख लिया हो तो याद किया, हाँ उसने झट ही कार की लाइट स्विच ऑफ कर दी थी। पर फिर भी होंडा या दूसरी कार, शायद एनी थी, उन्होंने नंबर नोट कर लिया हो तो? एनी ने तो उस व्यक्ति को बचा लिया, पर होंडा से वह टकरा कर गिरा था। बेवकूफ़, कमबख्त, अंधा। 3 कारें उसे आती नहीं दिखीं। मरो खुद
और दूसरों को भी मरवाओ। पर यह तो हिट एंड रन का केस हो गया। जरा भी पता लग गया तो और ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे तो अच्छा था रुक जाता। तब गलती अपनी नहीं थी, पर ज़मीर तो अपना साफ रहता। झंझट पड़ती सह लेता, पर उसे अस्पताल तो पहुंचा देता। जाने कौन था। अब क्या लौटूं। बस उस एक क्षण में तो सिर्फ भागना ही दिमाग में कौंधा था। साथ में सजी सवरी सलोनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे और पुलिस या भीड़ की दहशत। अब घबराहट थोड़ी काबू में आ रही है तो गिरे हुए के प्रति कर्तव्य कौंधने लगा। कार की स्पीड धीमी हो गई। दम घुट रहा था। उसने खिड़की खोल दी और कार एक और करके रोक दी। स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर वह हाँफने लगा, जैसे कार नहीं वही खुद दौड़ता आ रहा था। वह क्षण फिर उसके दिमाग में कौंध रहा था जब कार ऊपर उठी और फिर नीचे उतरी। क्या ये एहसास कभी जीवन भर भूल पाएगा। कांपते हाथों से सिगरेट निकालकर सुलगाई। अमिता चुप उसे देख रही थी। वह जानती है रजत जल्दी ही घबरा जाता है और खुद उसका ही जी इतना घबराया हुआ धड़क रहा है। पूरा एहसास हुआ है ऊपर से गुजरने का, जैसे सड़क पर किसी ने ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर लगा दिया हो। पीछे मुड़कर देखा था, पर उस अंधेरे में समझ नहीं आ पाया था कि कार पांवों पर से गुजरी थी कि पेट पर से। वह सियर उठी। क्या वह बच पाएगा? क्या पैर बचेंगे? कौन था? कैसे पता लगेगा? पर अभी अभी तो अपनी ही सोचनी है। उन अनजान अंधेरी गलियों में देर तक खड़े भी नहीं रहा जा सकता। और फिर रजत, उसे रजत को भी संभालना है। कौन कहेगा कि वह एक IIT MBA पढ़ा, इतने ऊंचे ओहदे पर काम करता अफसर है। बुद्धि का काम चाहे जितना करा लो, पर बच्चों को जरा सी चोट लगी, जरा सा खून निकला कि उनसे ज़्यादा वह घबरा उठेगा। सोते बच्चे सगबगाने लगे थे। कार की गति से नींद गहरा गई थी। कार के अंदर का सहम का वातावरण उन्हें भी छू रहा था। इस वक्त उसे ही अपने होश काबू में रखने हैं, रजत को संभालना है। धीमे से उसने रजत के पसीजते हाथ को दबाया। घर चलो, हौले से उसने कहा। यंत्र चालित हाथों से रजत ने खिड़की के कांच ऊंचे किए, कार स्टार्ट की, AC ऑन किया और अनजान गलियों में कार घुमाता जानी पहचानी सड़क ढूंढने लगा। घर आकर कार बंद कर सोते बच्चों को लेकर वे खामोशी से बेआवाज़ घर में दाखिल हुए। मम्मी पापा जाग ना जाएं, इतनी रात में उन्हें देर हुए की कैफियत देनी क्या। कुछ भी बोलने का मन नहीं था। चुपचाप बच्चों को उनके बिस्तरों पर लिटाकर चादर ओढ़ाकर रजत अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम में घुस गया। कब से जी मिचला रहा था। पार्टी का सारा खाया पिया बाहर निकल आया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। अमिता धीरे धीरे पीठ सहलाती रही। सहारा देकर उसने उसे पलंग पर लिटाया। कंपोज की 2 गोलियां उसके हाथ में रखीं और एक खुद ली। पर इसके बावजूद सारी रात आधी गफलत में वह ऊपर चढ़ती उतरती रही। कभी वह स्पीड ब्रेकर बनता, कभी ऊंचा सा पहाड़, कभी आग लगा जंगल। सुबह देर से आँख खुली। इतवार है, बच्चों की छुट्टी है। आँख खुलते ही उसने करवट लेकर रजत को टटोला। वह नहीं था। घबरा कर उठते ही ध्यान आया, बाथरूम में होगा और सुबह सुबह कहाँ जाएगा। पर बाथरूम की ओर मुंह करते ही देखा दरवाज़ा मुंह बाएं चौपट खुला था। जल्दी से मुंह पर छींटे मारकर वह मम्मी पापा के कमरे की ओर बढ़ी। दोनों सुबह की सैर पर साथ साथ जाते हैं। कमरा खाली पड़ा था। ड्राइंग रूम में आते ही बाहर की बालकनी पर निगाह गई। छोटी भी है, पर सुबह की चाय व अखबार पढ़ने के लिए 2-3 कुर्सी व मेज लगी हैं। घर का सबसे खुला व शांत कोना है वह। वहीं बालकनी में रजत सुबह के पेपर में डूबा था। आश्वस्त सी होकर वह किचन में चली गई। गर्म गर्म 2 कप चाय लाकर पास की मेज पर रखते हुए उसने रजत को देखा। वह पेपर में निगाहें घुमा रहा था। चौंक कर रजत ने सिर उठाया। उसके सवालिया निगाहों के जवाब में गर्दन हिला दी। वह समझ गई वह कल के हादसे को न्यूज़पेपर में ढूंढ रहा है। पगला कहीं का। अरे भाई, इतनी रात गए का हादसा इतनी जल्दी पेपर में आकर कैसे छप सकता है, इतना भी नहीं समझ पा रहा। एक बार मन हुआ कि रजत के सिर को अपनी छाती में दुबकाकर उसके बिखरे बालों व लाल आंखों पर अपनी नर्म उंगलियां फेर दे, पर खामोश रह गई। अच्छा है ना, उसे कुछ सुकून मिला है तो वही सही। और दोनों में बिन बोले समझौता हो गया ना बोलने का उस विषय पर। जैसे ना बोलकर वह उस होने को ना होना कर देंगे, याद से निकालकर दूर पटक देंगे तो वह अघटित हो जाएगा। रोज की तरह तैयार होकर रजत ऑफिस गया। मम्मी पापा के साथ नाश्ता करके उनकी खैर खबर लेकर अमिता उसे लिफ्ट तक छोड़ने आई। बिन बोले उसने आश्वासन मांगा और अमिता ने सिर हिला दिया। दिन का पेपर आया, छोटा सा, शहर की सुर्खियों से भरपूर।
पापा जी पढ़ते हैं दिन में सोकर उठने के बाद। अमिता ने उसे भी पूरा पढ़ डाला और चैन की सांस ली। कुछ हुआ होता तो इसमें ज़रूर आ गया होता। राहत की सांस आई। रजत को फ़ोन किया। हाँ पापा जी ज़रा गए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। हाँ सब ठीक है, कब तक घर आओगे? लगा उधर से एक निश्चिंतता की गहरी सांस आकर उसके कानों को सहला गई। अगली सुबह आई, शाम में ढल गई और बीत गई। फिर और कई सुबहें आईं। पेपर की हर घटना को गौर से देखने की ज़रूरत नहीं लगती अब, उचटती निगाह ही काफ़ी होती है। इस ओर से एक चैन का एहसास दोनों को छू रहा है। लगता है ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, शायद कार उसके ऊपर से गुजरी भी ना हो। कभी कभी तो यह लगने लगता है हो सकता है सड़क पर कुछ और पड़ा हो। आज रजत की बैंक में मीटिंग है अपने पार्टनर्स के साथ। अमिता ने उसका बढ़िया सूट निकाला, प्रेस किए हुए को फिर प्रेस किया, चुनकर बढ़िया सी टाई छांटी, नौकर को हटाकर खुद जूतों पर पॉलिश का हाथ फेरा। मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता हुआ रजत कितना निश्चिंत उल्लास भरा दिख रहा था। अमिता को उस पर एकदम से बड़ा नाज और लाड़ हो आया। दरवाजे पर अमिता को बाहों में लिया ही था कि अमिता ने उल्लास से हुमक कर कहा, ऑल द बेस्ट। ऐसे नहीं, ऐसे। हंसकर रजत ने अपने होठों से उसके होठों से निकलते शब्दों को अपने में संजो लिया। अमिता ने मुस्कुराकर दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जोरों से घंटी घनघना उठी। चौंक कर वह छिरक कर हटने लगी। हंसकर रजत ने दरवाज़ा खोला और एकदम सकपका गया। चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। दरवाजे पर घंटी पर हाथ रखे दो पुलिस के आदमी खड़े थे, एक सिपाही और दूसरा इंस्पेक्टर लगता था। आप ही रजत शर्मा हैं? जी, अस्फुट स्वर निकला। क्या हम अंदर आ सकते हैं? रजत के पांव मन भर के भारी हो गए। वह हदबुद्दी खड़ा अवाक उन्हें देखे ही जा रहा था। अमिता का हाथ अभी भी रजत के हाथ में था। उसने हौले से उसके हाथ को दबाया। रजत चौंका। एक ओर सरक कर उसने उन्हें रास्ता दे दिया। कौन है अमिता? क्या रजत अभी गया नहीं? कुछ छूट गया क्या? पूछते हुए पापा जी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर को देखकर रजत के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, पर पापा जी उसे गौर से देखते ठिठक गए। जी, मैं इंस्पेक्टर रावत हूँ, और सर ये मेरे कांस्टेबल जायसवाल। इंस्पेक्टर रावत ने आगे बढ़कर खुद परिचय दिया। वह भी गौर से पापा जी को देख रहा था। तुम संजीत रावत तो नहीं? जीएन रावत के बेटे, बेलापुर वाले? पापा जी ने पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा। आप बेलापुर के एनके शर्मा अंकल हैं ना? दिमाग पर जोर डालते हुए भूले बिसरे चेहरे के अचानक याद आने पर जो कौतुक भरा उल्लास आ जाता है, उससे रावत की आंखें जगमगा गई थीं। हाँ भाई हाँ। उल्लास से आंखें दीप्त हो गईं पापा जी की भी। एक रस बीतते जीवन में कितने बरसों बाद पुराने जीवन की याद दिलाने इस परिचित के आते ही पृष्ठ पलटते चले गए। अरे आओ बैठो। कैसे आना हुआ? इतने बरसों बाद हमारा पता कहाँ से मिला? और बताओ, प्रेम भाई कैसे हैं? भाभी जी का क्या हाल है? सब भाई बहन अब तक तो सेटल हो गए होंगे। 12-13 साल तो हो गए बेलापुर छोड़े हमें भी। यहाँ कब से हो? तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? अरे भाई बाहर आओ ना, देखो तो कौन आया है। एक ही सांस में वे आने वाले की आवभगत करते हुए और कमरे में बैठी मम्मी को आवाज़ देते हुए उन्हें ड्राइंग रूम में खींच लाए। रजत के चेहरे पर धीरे धीरे रंग वापस आने लगा, पर माथे पर पसीना झलक आया था। अमिता अभी भी उसका हाथ पकड़े थी। सोफे पर पापा और मम्मी के साथ बैठा रावत उनके ढेरों सवालों का जवाब देता जा रहा था। तुम नहीं पहचान पा रहे ना रजत इन्हें? हाँ भाई, तुम शुरू से पढ़ाई के सिलसिले में बाहर हॉस्टलों में ही बने रहे ना। जब कभी आए भी तो घर वालों से ही छुट्टी नहीं मिल पाती थी, और ये ही कौन सा उस शहर में ज़्यादा बना रहा। यह भी अपनी पढ़ाई नौकरी के चक्कर में जाने कहाँ कहाँ घूम रहा था। पीछे खड़े रजत और अमिता का परिचय कराते हुए पापा जी पुरानी यादों में खोते हुए फिर वापस लौट आए। और भाई अब अपना हाल बताओ ना, कहाँ रह रही हो, कितने बच्चे हैं? पुलिस के तो आजकल बड़े ठाठ हैं, पर बड़ी रिस्की जॉब है। रोज़ नए किस्सों से गुजरते होंगे। पर यहाँ कैसे आना हुआ? सब हाल पूछते पूछते पापा जी को याद आया। रावत ने नज़रें चुराकर जायसवाल को देखा, जैसे यह सवाल उसकी ओर उछाल दिया हो। जायसवाल ने थोड़ा अटकते हुए कहा, अभी थोड़े दिन पहले एक हादसा हो गया था। हाईवे पर किसी की गाड़ी से टकराकर एक लड़का गिरा और उसके ऊपर से दूसरी कार गुजर गई। रात का वक्त था। 3-4 घंटे वह वैसे ही पड़ा रहा। शायद और कारें भी उसे बचाती हुई गुजरती रही हों। हाईवे ठहरा।
आप तो जानते ही हैं कि हाईवे कभी सोता नहीं। वह तो पौ फटे पर गश्त करती पुलिस की जीप उधर से गुजरी तो उन्होंने उसे उस हाल में पड़ा देखा। साफ है किसी ने ऐसे हाल में देखकर भी दया करने की जगह जेब साफ करना ज़्यादा फायदेमंद समझा। जायसवाल ने अटकते हुए बात जोड़ी। पापा जी ध्यान से सुन रहे थे। आदतन चश्मा उतारा, रुमाल से कांच पोंछे, वापस लगाते हुए किस्से में रस लेते हुए कहा, सच जमाना कितना ख़राब आ गया है, किसी को लिहाज ही नहीं रह गया है। तो फिर क्या हुआ उस लड़के का? जी वह तो एक्सपायर हो गया। पोस्टमार्टम से ही तो यह सब मालूम पड़ा। तभी चोट लगते ही इलाज हो जाता तो शायद बच जाता, पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। हे राम, मम्मी के मुंह से अनायास निकला। अमिता और रजत के चेहरे फक हो गए थे। दिल जोरों से धड़क रहा था। सोफे के पीछे खड़े दोनों ने एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जैसे डूबती नाव में बह जाने से बचने को मजबूत सहारा चाहिए। रजत की आंखों के आगे हथकड़ी के सख्त गोले घूम रहे थे। फिर कुछ पता लगा? पापा जी पूरी बात जानने को उत्सुक हो गए थे। रावत अभी भी खामोश था। जायसवाल चुप रहा, जैसे अपने बड़े अफसर के सामने ज़्यादा बोल जाने की माफ़ी मांग रहा हो। तब गहरी सांस छोड़कर रावत ने ही बात उठाई। जी उसकी जेब में एक मुड़ा तुड़ा पेपर मिला था। उस पर किसी भंडारी का नाम व फ़ोन नंबर था। बस वही एक सूत्र हमारे पास था। सो पहले तो बम्बई के सारे फ़ोन खटखटाए पर वह नंबर नहीं लगा, तो ख्याल आया कि शायद बम्बई के बाहर का हो। पनवेल का नंबर निकला वहाँ ये भंडारी साहब मिले। बेचारों का लड़का अतुल यहाँ आया हुआ था, एकदम घबरा गए। जहाँ वह ठहरा था वहाँ का नंबर लगाते रहे, पर उधर का फ़ोन ख़राब था। तो फिर हम उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए। रात में ही मुर्दा घर ले गए, लेकिन वह उनका बेटा नहीं था। शायद उसे इस लड़के के बारे में पता हो सोचकर जहाँ वह ठहरा था वहाँ गए, तो तब तक वह वापस जा चुका था। सो फिर वापस पनवेल गए उनके लड़के से बात करने। काफ़ी जिरह की, पर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसका नंबर इस लड़के की जेब में कैसे आ गया। आज सुबह उसका फ़ोन आया। वह अपना पर्स देख रहा था तो उसमें से उसे एक स्लिप मिली। तब उसे याद आया कि उसने एक लड़के को लिफ्ट दी थी और अंधेरी की क्रॉसिंग पर उतारा था। उससे ही उसने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया था। अचानक 2 दिन की छुट्टी होने पर वह घर जा रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई थी, तो लिफ्ट लेते लेते वह वहाँ तक पहुँचा था। रावत का स्वर ऐसा था जैसे वह माफ़ी मांग रहा हो। नज़रें नीचे किए हुए मैं धीमे से कह रहा था, वह फ़ोन नंबर आपके घर का था। खबर फ़ोन पर देनी ठीक नहीं लगी। इससे आपके घर का पता फ़ोन नंबर से ढूंढकर हम आपको लेने आए हैं। चलकर शिनाख्त कर लें। अतुल उस लड़के का नाम सुदीप बता रहा था कि पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। जोरों की गिरने की आवाज़ आई। स्तब्ध बैठे पापा जी चौंक कर घूमे। सोफे के पीछे खड़ा रजत बेहोश होकर गिर गया था और बदहवास सी अमिता चीख चीख कर उसे हिला रही थी।